हेलो एंड वेलकम अगेन टू नस्ला सरस फिजिक्स क्लास। सो बेटा आज की क्लास में हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। फिजिक्स में अभी तक आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा है बेटा, आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हो, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द फिजिक्स, इससे बेटा इस वाले पोर्शन से हम लोग क्या करते हैं बेटा, नीट और जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन जो होता है बेटा उसमें ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आप लोगों को इस यूनिट से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी में इसको ऑप्टिक्स का नाम नहीं दिया जाता, इसको बेटा वहां पे लाइट नाम देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऑप्टिक्स का नाम दे देते हैं। In the class 12th, we categorize this optics, we divide it into three most important parts. तो पहला जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज द रे ऑप्टिक्स, और उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग बेटा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो रे ऑप्टिक्स है जिससे बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के नीट एग्जामिनेशन में या जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में बेटा, दैट इज लेंस पार्ट। अब ऐसा ये नहीं है कि मिरर पार्ट से आप लोगों से क्वेश्चंस ना पूछे जाए, but the most important part as far as NEET and JEE is concerned बेटा that is the lens part। ठीक है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे बेटा पूरा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग मुझे बताएं क्लास 10th में आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना बेटा, लाइट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ऑप्टिक्स के पार्ट्स के बारे में कौन से पार्ट में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो मेरा पहला सिंपल सवाल ये रहेगा आप लोगों से, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज लाइट बेटा। क्या अच्छा लाइट की डेफिनेशन पूछने से पहले ही मुझे आप लोग इस सवाल का जवाब बताएं बेटा, इज लाइट विजिबल? क्या लाइट विजिबल है? आप लोग मुझे ये बताएं क्या लाइट विजिबल है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज बेटा यस एंड ऑप्शन नंबर बी इज नो। क्या हम लोग लाइट देखते हैं बेटा? क्या आप लोगों ने लाइट देखा है? इज लाइट विजिबल? इज लाइट विजिबल? जवाब तो दे हाँ या ना, यस और नो। क्या आप लोग लाइट देख पाते हो बेटा? नहीं बेटा, लाइट इज नॉट विजिबल। सो व्हाट इज लाइट बेटा? एक्चुअली लाइट itself is not visible but it makes things visible। ठीक है ना, पहली बात तो आप लोग ये समझे। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि शायद हम लाइट को देख पाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइट हम देख नहीं पाते बट ये चीजों को हमारे लिए रोशन कर देता है। ठीक है ना बेटा, दूसरी बात अब हम ऑप्टिक्स के बारे में बेटा जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिक्स जो है बेटा इन क्लास 12th विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग बेटा रे ऑप्टिक्स। पहले सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स को बेटा हम एक और नाम देते हैं बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम इसे नाम देते हैं बेटा। यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे मिरर्स के बारे में, आप लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। मिरर्स में आप लोग प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोग फिर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पढ़ोगे, आप लोग प्रिज्म पढ़ोगे। ठीक है ना बेटा, आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा कंसर्न पहला रहेगा बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे बेटा। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे बेटा? हम वेव ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो मैन फंडा जो है बेटा वो पूरा लाइट का है। किसका फंडा है बेटा? लाइट का है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट दिस लाइट एक्चुअली इज। इस लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें सबसे पहले पता करना होगा। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, रे ऑप्टिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा? ड्यूअल नेचर में आप लोगों को बोला गया है, मैंने इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में बोला है कि रे ऑप्टिक्स हम कहां पे यूज करते हैं। व्हेन आर वी इन द डोमेन ऑफ रे ऑप्टिक्स? When the dimensions of the object are very large in comparison to the wavelength of the light used। यही हमने बोला है ना बेटा। तो क्या होता है बेटा रे ऑप्टिक्स में? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि जो डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, यानी बेटा या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वेव लेंथ ऑफ द लाइट जो है बेटा, वेव लेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल in comparison to the dimensions of the object, in comparison to the obstacle, obstacle का मतलब क्या होता है बेटा? obstacle का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, obstacle का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर वेव लेंथ ऑफ लाइट क्या है बेटा? वेव लेंथ ऑफ लाइट जो है दैट इज वेरी स्मॉल in comparison
to the obstacle in comparison to the dimensions of the object, we are into the domain of ray optics. एंड इन वेव ऑप्टिक्स बेटा हम क्या कहते हैं कि वेव लेंथ ऑफ द लाइट जो है बेटा, वेव लेंथ ऑफ द लाइट जो है दैट इज कंपेरेबल टू द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वेव को अगर थोड़ा सा टिनी होल मिल जाता है तो वो वहां पे बेटा हम वी आर इनटू द डोमेन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, वी आर इनटू द डोमेन ऑफ व्हाट बेटा, वेव ऑप्टिक्स। और एक पार्ट है बेटा ऑप्टिक्स का जिसे हम क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट जो है दैट इज इंटरेक्टिंग विद द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। जहां पे आप लोगों को मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ड्यूअल नेचर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, देन दैट वेरी पार्ट इज कॉल्ड एज द क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटा ये ऑप्टिक्स के बारे में बता दिया कि इसके टाइप्स क्या है, कौन से पोर्शन में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑन ए सीरियस नोट नाउ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूअल नेचर में भी मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने लाइट पे एनालिसिस की, लाइक न्यूटन आया, मैक्सवेल आया, डिब्रोगले आया, प्लैंक आया, तो उन्होंने ना लाइट पे रिसर्च करके अपनी अपनी थीसिस दे दी। ठीक है ना, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि न्यूटन जो था, न्यूटन ने लाइट को क्या कहा था, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ tiny particles called corpuscles, and on that very basis उसने laws of reflection और refraction को explain किया था। सही है ना, किया था ना। तो बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने अपने थीसिस, अपने आइडियाज, रिसर्च इस लाइट पे की और अपने अपने थियरीज को दे दिया बेटा। ठीक है ना, तो बेसिकली व्हाट इज दिस लाइट, हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज दिस लाइट। क्लास 10th में आप लोगों ने क्या सुना है लाइट के बारे में, चलिए बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट से आप लोग क्या मतलब समझते हैं? सिंपल बात, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जो है ये एक रेडिएशन है। क्या है बेटा? एक रेडिएशन। वो क्या करता है बेटा? दैट एक्टिवेट्स, क्या एक्टिवेट करता है बेटा? दैट एक्टिवेट्स द सेंसेशन ऑफ साइट, दैट एक्टिवेट्स द सेंसेशन ऑफ साइट। किसको बेटा क्या करता है बेटा? हमारे कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। तो लाइट जब किसी चीज पे गिरती है एंड दैट लाइट मेक्स दैट वेरी थिंग विजिबल टू अस। ठीक है ना, सिंपल आसान भाषा में ये बात है। ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइट के, जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पहली बात कहते हैं कि लाइट जो है बेटा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, आप चाहे तो नोट साथ साथ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, या हम इसको कहते हैं बेटा इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, वहां पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि लाइट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है और प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, एंड ऑल ऑफ दीज 3 वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है ना बेटा, ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पढ़ा होगा, यहाँ तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सो ये पहला बेटा प्रॉपर्टी है लाइट का, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा? इसका मतलब ये होता है इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ठीक बेटा, दूसरी बात आप लोग क्या डिस्कस करते हैं बेटा? वी डिस्कस बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। व्हाट इज इट बेटा? फ्री स्पेस में क्या होता है बेटा? लाइट की ये स्पीड क्या होती है बेटा? दैट इज 3 × 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बेटा, कोई मसला? अच्छा, किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम क्या होगा बेटा? ये तो हमने फ्री स्पेस में कहा। इन एनी अदर मीडियम क्या होगा बेटा? इन एनी अदर मीडियम, किसी और मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बेटा? वी डिस्कस v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय म्यू, राइट? व्हाट इज दिस v बेटा? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट in the free space. What is this v? This is the speed of light in the medium. And what is this mu? Mu क्या है बेटा? Mu होता है बेटा refractive index of the medium. Have you ever heard about refractive index? क्या आप लोगों ने refractive index के बारे में कभी सुना है? सुना तो होगा आप लोगों ने क्लास 10th में। ठीक है,
नाउ आई एम राइटिंग द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और उस फार्मूला पे आप लिख के लीजिए बेटा, नीट या जेडब्ल्यू में फॉर श्योर उससे क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू हैव हर्ड v इज इक्वल टू लेमडा टी, क्या आप लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा है? v इज इक्वल टू लेमडा एफ, सॉरी क्या आप लोगों ने पढ़ा है v इज इक्वल टू लेमडा एफ? क्या आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा है v इज इक्वल टू लेमडा एफ? पढ़ा है ना, रिलेशन बिटवीन व्हाट, स्पीड, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका मतलब ये हुआ कि v किसके बराबर आएगा बेटा, लेमडा बाई टी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ते हैं बेटा, ये बराबर होता है E नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट के भी, किसके बराबर होता है बेटा, E नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट के भी बराबर होता है। इसी तरीके से बेटा ये बराबर होता है, अगर हम इसको रिलेट करेंगे permeability of the medium and permittivity of the medium, इसके बराबर होता है। इसी तरीके से बेटा हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बेटा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहीं पे हम ये रिलेशन निकालते थे, ठीक है। म्यू एम किसके बराबर होता है बेटा, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर। तो बेटा ये बराबर होता है बेटा, एक और बात याद रखिए, सी जो होता है ना बेटा बराबर, ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सी डिवाइडेड बाय क्या बचा बेटा, म्यू आर एप्सिलॉन आर, राइट, कोई दिक्कत? तो बेटा ये बराबर होता है सी डिवाइडेड बाय म्यू के भी। ये म्यू यहां पे क्या है बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये सारे फार्मूलाज मैंने कनेक्ट कर दिए। इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, ट्रस्ट मी, आप लोग नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस फार्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है तो। कितने फार्मूलाज है एक्चुअल में, v इज इक्वल टू लेमडा, दिस इज इन योर 9th क्लास। फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, E naught divided by B naught, ठीक है ना बेटा। E naught is the amplitude of the electric field and B naught is the amplitude of the magnetic field. 1 divided by mu m epsilon m, 1 divided by mu m किसके बराबर होता है, mu naught mu r epsilon naught, ठीक है ना। तो C किसके बराबर होता है, 1 divided by under root of mu naught epsilon naught, तो हमने C लिख दिया, that is equal to under root of mu r epsilon r, तो C divided by mu। This is very important formula बेटा, this is very important formula, don't forget about दिस थिंग, ठीक है बेटा। चलिए जी, एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ड्यूअल नेचर में मैंने आप लोगों से एक बात कही है, कौन सी बात कही है, मैंने कहा कि जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल सोर्स इज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल नॉट चेंज, राइट बेटा, सही बात है ना। हमने क्या कहा कि अगर सोर्स चेंज होता है, इफ सोर्स चेंज, अगर सोर्स चेंज होता है, इफ सोर्स चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को इस वजह से याद दिलाया क्योंकि मुझे आप लोगों से ना एक सवाल का जवाब सुनना है। मुझे ये बताइए आप लोग कि कलर जो है ना, कलर हम कहते हैं कि कलर, लाइट जब किसी चीज पे पड़ती है तो वो चीजें हमें क्या दिखती है, या तो रेड दिखती है, वायलेट दिखती है, जो चीजें मतलब जिस कलर का, वो कलर हमें क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट जब उस पर पड़ता है तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके सिर्फ उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्या पहना होगा, वायलेट पहना होगा, तो व्हाइट लाइट जब उस पर पड़ती है, ऑल ऑफ द अदर कलर्स एक्सेप्ट वायलेट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहे हैं ना बात, कौन सा रिफ्लेक्ट होता है, नहीं सॉरी बेटा, तो कौन सारे कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं, सिर्फ वायलेट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। इस वजह से दैट थिंग अपीयर्स वायलेट टू अस, ठीक है ना। अब मेरा ये सवाल है कि कलर जो है ना, कलर कौन डिसाइड करेगा, लाइट का कौन सा पैरामीटर, पैरामीटर्स में यही से बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कलर डिसाइड करेगा, वेवलेंथ डिसाइड करेगा, कि स्पीड बेटा ये करेगा डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा, कलर नहीं बेटा, वेवलेंथ डिसाइड नहीं करेगा, ये बात याद रखना। कलर इज बीइंग डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, कलर इज डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, कलर इज डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग बोलेंगे क्यों सर, क्यों कलर, क्यों बेटा डिफाइन होता है फ्रीक्वेंसी से ही, सही बात है ना।
इसके लिए मैं आप लोगों को बेटा एक्सप्लेन करूंगा एंड लेट मी टेक एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल दिस इज द इंटरफेस, ठीक है ना बेटा, कोई इंटरफेस है, इसमें बेटा यहां पे लाइट पड़ रही है बेटा, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, दिस इज द नॉर्मल, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है ना। दिस इज द नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल बेटा, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाता है, किसके साथ एंगल 90 डिग्री बनाता है, विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस होगी उसके साथ 90 डिग्री बनाता है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। लेट मी से दैट सम ऑफ द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट बेटा क्या हो गई बेटा, कुछ लाइट बेटा रिफ्लेक्ट हो गई, एंड बेटा कुछ लाइट बेटा रिफ्रैक्ट हो गई। कोई इंटरफेस मैंने ले लिया, नॉट डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड यू विल टेल मी द इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जाएगा। मैं बस ये बता रहा हूं, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, जनरली हम ये कहेंगे ना कि ये इंसिडेंट रे है बेटा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज व्हाट बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। तो सोर्स कहीं यहां से होगा ना बेटा, दिस विल बी द सोर्स, लेट मी टेक दिस इज द सन, ये बेटा सोर्स है हमारा, सन है, सोर्स है हमारा। तो सन से निकलने वाली लाइट का मैं वेवलेंथ लैम्डा 1 मान रहा, फ्रीक्वेंसी f1 मान रहा और स्पीड में v1 मान रहा, ठीक है ना, सही बात है। एज फार एज दिस रे इज कंसर्न, कौन सा रे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या उसी मीडियम में वापस जा रहा है कि दूसरे मीडियम में जा रहा है, कौन से मीडियम में जा रहा है, उसी मीडियम में वापस जा रहा है ना, कौन से मीडियम में, जिस मीडियम में बेटा इंसिडेंट रे आ रही थी उसी मीडियम में बेटा रिफ्लेक्टेड रे क्या जा रहा है बेटा, वापस जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी वही रहेगा, स्पीड भी वही रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा। क्योंकि स्पीड को कौन डिसाइड करेगा, स्पीड को सोर्स डिसाइड नहीं करेगा, स्पीड को बेटा क्या सोर्स डिसाइड नहीं करेगा। सोर्स किस चीज को डिसाइड करता है, सोर्स बेटा किस चीज को डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। अच्छा, ये एक मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, ठीक है ना बेटा। तो लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया, जब बेटा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा ट्रेवल कर गया, तो इसका यह मतलब हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी से फॉर एग्जांपल f1 ही रहा बेटा, इसकी वेवलेंथ चेंज हो गई दैट इज लैम्डा 2 और इसकी स्पीड भी चेंज होगी दैट इज v2। सही है ना, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो मैं क्या बता रहा था कि सोर्स डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और मीडियम डिसाइड करेगा स्पीड ऑफ द लाइट। इज दैट क्लियर टू यू। यहां पे बेटा ये रे जो यहां पे आ रही थी ये इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना वेवलेंथ चेंज होगा, ना स्पीड चेंज होगा, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। जब लाइट दूसरे मीडियम में आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, सोर्स तो एक ही है, वेवलेंथ और स्पीड तो चेंज हो सकता है। सही बात है ना। सो जो चीज चेंज होती है दैट विल नॉट डिसाइड द कलर एंड हियर फ्रीक्वेंसी इज नॉट बीइंग चेंज्ड, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये क्या कहेंगे बेटा, जो कलर होता है इसी वजह से कलर को कौन डिसाइड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। इज दैट क्लियर। एक और बात, ठीक है ना बेटा, एक और बात, क्या बेटा स्पीड ऑफ द लाइट जो है, स्पीड ऑफ द लाइट जो है, डज इट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, क्या ये ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड करता है। मेरा सिंपल सा सवाल है, दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे ये बता दीजिए, जो स्पीड ऑफ किसका है बेटा, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट जो है, क्या ये ऑब्जर्वर की स्पीड पे बेटा डिपेंड करेगा, ये बताएं जरा आप लोग, क्या ये इस पे डिपेंड करेगा, बोलो शाबाश बोलिए जरा। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है क्या स्पीड ऑफ द सोर्स या ऑब्जर्वर पे। चलिए वेरी गुड बेटा, स्पीड ऑफ द सोर्स जो है, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड upon the speed of the source and observer, अब आप लोग इसको कैसे समझोगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइट की जो स्पीड है बेटा ये किस पे डिपेंड है बेटा, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड ऑफ द सोर्स एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। चलिए बेटा मुझे एक बात बताएं, जब हम क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, अगर हम किसी भी मूविंग फ्रेम से, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बोर्ड की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, डोंट पे योर अटेंशन टुवर्ड्स द रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो बातें अलग है, ये बातें अलग है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, मैकेनिक्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग फ्रेम से बेटा ड्रॉप कर देते थे,
एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम वहां पे लिखते हैं कि जो ड्रॉपिंग बॉडी, जिस बॉडी को हमने ड्रॉप किया है, वो फ्रेम का क्या कॉपी करता है? वो फ्रेम की वेलोसिटी कॉपी करता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैकेनिक्स का। सर उस वाले कंसेप्ट का यहाँ पे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ना बेटा। सपोज करे ये मेरे हाथ में टॉर्च है, दिस अ टॉर्च इन माय हैंड, ठीक है ना। अब मैं ना क्या कर रहा हूं, मैं स्पीड ऑफ द लाइट से भाग रहा है, टॉर्च को हाथ में लेके, टॉर्च इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब मैं स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा, ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि c + c 2c के बराबर होना चाहिए ना। आई एम a moving frame and I am holding a torch, मैं टॉर्च को होल्ड कर रहा हूं and I am moving with the speed of light। तो इसका मतलब यह है कि लाइट मेरी स्पीड को कॉपी करेगा, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड क्या आनी चाहिए बेटा? 2c। दिस इज रॉन्ग बेटा, ये बिल्कुल गलत है फिजिक्स में, ये बिल्कुल गलत है। c + c जो होता है बेटा, दैट इज ओनली c। ये दिया था आइंस्टाइन साहब ने, जिसको हम नाम देते हैं बेटा थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड दिस इज नॉट योर डोमेन टू स्टडी बेटा, ये आप लोगों को इस बारे में बेटा ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ थियरी ऑफ रिलेटिविटी। लाइट के साथ कुछ चीजें डिफरेंट है, समझ में आ रहे हैं ना बेटा बात। तो c + c इज इक्वल टू c, बिकॉज आप लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी और चीज की स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? तो ये तो बात हो गई, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है ना यहां तक। चलिए जी, कोई और प्रॉपर्टी आप लोग मुझे जरा बताएं। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया? कोई और प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पता है? बेसिक टर्मिनोलॉजी वी आर डिस्कसिंग इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। मुझे ये बताइए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? इसका नाम तो सुना ही होगा ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट? ये वाला वर्ड ना ज्यादा यूज होता है बेटा ऑप्टिक्स में। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट से आप लोग क्या मतलब समझते हैं, जरा बताएं। शाबाश, वेरी गुड। क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। क्या होता है बेटा? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। उसको हम नाम देते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट लाइट? जरा ये बताएं, व्हाइट लाइट क्या होता है बेटा? व्हाइट लाइट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ठीक है बेटा, ऑल द वेवलेंथ्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, जो विजिबल लाइट है ना, जो मतलब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की जो रेंज है वो कितनी होती है बेटा? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। वेरी गुड। क्या होता है बेटा? रेंज ऑफ विजिबल लाइट क्या है बेटा? व्हाट इज बेटा रेंज ऑफ विजिबल लाइट? कितना होता है बेटा? रेंज ऑफ विजिबल लाइट होता है बेटे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। ये तो मैंने बहुत बेसिक चीजें लाइट के बारे में अभी तक डिस्कस की। हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। हमने वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला याद रखेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। हमें पता है बेटा V जो होता है, V बराबर होता है F लैम्डा, राइट। V किसके बराबर होता है? F लैम्डा, ठीक है ना। ये F फॉर ए सिंगल सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या रहता है बेटा? फ्रीक्वेंसी रहता है कांस्टेंट। किसके लिए बेटा? सिंगल सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? फॉर सिंगल सोर्स, ये मैंने आप लोगों को ड्यूअल नेचर में काफी अच्छे से बेटा पढ़ाया है। फॉर सिंगल सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। इसका मतलब स्पीड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एंड इन द वेरी सेकंड स्लाइड मैंने आप लोगों से बोला है कि दैट इज बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? सही बात है ना। तो यहां से क्या निकल के आता है बेटा? जरा पहले वाले फार्मूला को डिस्कस, पहले वाले फार्मूला पे हम नजर दौड़ाते हैं बेटा। V इज इक्वल, लास्ट फार्मूला देखे, V किसके बराबर है? CA/μ। शाबाश, वेरी गुड। जरा ये दो फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या मैंने बोला? V किसके बराबर है बेटा? C/μ। और एक फार्मूला मैंने बोली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? C जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, और वो बेटा कांस्टेंट होता है, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट? इज इट क्लियर? अगर V इज इक्वल टू कांस्टेंट है, V मल्टीप्लाइड बाय μ इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या मैं लिख सकता बेटा V1 इज इक्वल टू V2 μ2? लिख सकता हूं ना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तो हम लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वैसे ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग लिखते हैं NU इज इक्वल टू कांस्टेंट।
वहां पे हम ये भी लिख सकते हैं N1U1 is equal to N2U2 and that very formula is very important for the conversion of units from one system to another system. ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, इस फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इस वाले फार्मूला को जरा बोलिए बेटा, क्या लिख सकते हैं? V1 divided by V2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2 is equal to mu2 divided by mu1. Is that clear? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? सर बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने लाइट के बारे में डिस्कस कर दी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सही है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा लास्ट के दो फार्मूला है, ये वाले फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बोल दी बेटा। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट बेटा? द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हम अभी तक बेटा डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना बेटा, चलिए उसके बाद बेटा जो हमारा कंसर्न आएगा बेटा वो आएगा, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा। लेट मी जस्ट चेक योर इंटेलिजेंस, आप लोगों का ये देखते हैं कि आप लोग कितना सोचते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा आई हैव टू बैलून्स, दिस इज बैलून नंबर 1। चलिए थोड़ा सा कलरफुल बना ही देते हैं, कलर होगा इसका, क्या आएगा कलर? चलिए ये सपोज करें इस तरह का बैलून नहीं होता है, मान लो बैलून है, ठीक है ना। अब सुनो, सपोज करिए बेटा ये कौन से कलर का बैलून है? ये रेड कलर का बैलून है, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग अनदर बैलून, मैं एक और बैलून लूंगा, ठीक है। आई एम टेकिंग अनदर बैलून, दिस इज अनदर बैलून, और इस बैलून का कलर में कौन सा कलर डिसाइड करेंगे? बोले कौन सा कलर है? ब्लू लें, चलो ब्लू ले लेते हैं, 4 ही कलर है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताए कि अगर हम इस पे, ये रेड नहीं है, रेड है कि ऑरेंज है? ऑरेंज है ना। चलिए मान लीजिए रेड है, आज से आप लोग इसको मान लो, आज से ये रेड है, मान लो रेड है, रेड आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो ये मान लो रेड है, मानने में क्या जाएगा, ठीक है ना। इस पे ना बेटा रेड लाइट, इस पे रेड लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, दिस इज रेड लाइट एंड द रेड कलर ऑफ दिस बेटा बैलून इज आल्सो रेड, ठीक है ना। इस वाले बैलून पे भी बेटा हम क्या बेटा इंसिडेंट कराएंगे बेटा? इस वाले बैलून पे भी बेटा हम रेड लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं एंड द कलर ऑफ दिस बैलून इज व्हाट बेटा? ब्लू, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, विच बैलून विल बर्स्ट फर्स्ट? विच बैलून विल बर्स्ट फर्स्ट? विच बैलून विल बर्स्ट फर्स्ट? चलिए बताइए कौन सा बैलून बर्स्ट होगा पहले? कौन सा बैलून बर्स्ट होगा ये बताइए? कौन सा? ब्लू वाला, रेड नहीं होगा। रेड क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ शाबाश शाबाश, हाँ वेरी गुड। मतलब रेड, ये हमें रेड इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये रेड लाइट ही को क्या कर रहा है बेटा? रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑल अदर कलर्स आर बीइंग एब्सॉर्ब्ड, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है? ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर क्या करेगा? इस पर रेड लाइट डालोगे तो ये रेड लाइट को एब्सॉर्ब करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, रिफ्लेक्ट करेगा कि एब्सॉर्ब करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। जब ये रेड लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, और सबसे पहले कौन फूट जाएगा? ब्लू कलर। कौन सा? तो ऑप्शंस मैंने लिखे ही नहीं थे, एक है बेटा रेड, दूसरा है बेटा ब्लू। कौन सा बेटा सही होगा? ब्लू। चलिए माशाल्लाह आप लोगों को तो इतना आता है कि कौन सा बैलून पहले फूट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक चलिए जी आगे चलते आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना? और टेंशन मत लो, इस वाले यूनिट के ना सारे लेक्चर्स क्लास के साथ साथ इंशाल्लाह मैं अपलोड भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वेरी थिंग, ठीक है ना। बहुत अच्छा यूनिट है, थोड़ी सी जियोमेट्री आती होगी तो रे ऑप्टिक्स बहुत बच्चों का खेल है। हाँ, वे ऑप्टिक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, लेकिन रे ऑप्टिक्स ना बच्चों का खेल है, आप लोगों को थोड़ी सी जियोमेट्री आनी चाहिए, बस इतना सा ही, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताएं, इन रेज को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कौन से रेज है? शाबाश वेरी गुड। जरा बताएंगे कौन से रेज है? इन रेज को क्या नाम देंगे? बोलो। इन रेज को बेटा हम नाम देते हैं बेटा पैरेलल रेज। क्या नाम देते हैं बेटा? पैरेलल रेज, सही है ना। अब मुझे ये बताएं बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मुझे ये बताएं बेटा इन वाले रेज को हम क्या नाम देंगे अगर कोई रेज इस तरीके से आ रही है? अच्छा मुझे ये बताएं, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए होता है? हाँ, नेगेटिव चार्ज के लिए होता है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए। वैसे आप क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? इनको हम नाम देंगे बेटा कन्वर्जिंग रेज। क्या नाम देंगे? कन्वर्जिंग रेज। वेरी गुड, शाबाश। मुझे ये बताएं, इस तरह के रेज को हम क्या नाम देंगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसा होता? रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरह के रेज को हम क्या नाम देंगे बेटा?
इस तरह के रेज को हम नाम देंगे बेटा डाइवर्जिंग रेज। क्या नाम देंगे बेटा? डाइवर्जिंग रेज। अच्छा, ए ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड एज अ बीम। ये तो बच्चों को भी पता है। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा बीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज व्हाट? बीम, बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना बेटा? चलिए जी बेटा, मुझे लगता है कि क्लास 10th में आप लोगों ने वो प्लेन मिरर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनी पॉलिश्ड सरफेस, है ना, उसका सारी बातें पढ़ी है ना आप लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑन दैट वेरी लेक्चर, दैट इज कंप्लीटली बेसिक्स। ठीक है ना? डिस्कस करेंगे। शाबाश। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बेटा क्या करेंगे? डिस्कस। चलिए बताइए, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा। देखो, मेन चीज है कि डायग्राम सही से बनाएगा, सारी चीजें आसान होंगी। ठीक है ना बेटा? चलिए जी, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास कोई मिरर है एंड ये वाला जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं बेटा, सपोज दिस साइड इज पॉलिश्ड। ठीक है ना? देखो बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। What is this point called as? This point is called as point of incidence. Point of incidence पे बेटा हम क्या ड्रॉप करते हैं? Point of incidence पे बेटा हम ड्रॉप करते हैं नॉर्मल। क्या ड्रॉप करते हैं बेटा? नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। क्या ड्रॉप करते हैं बेटा? नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। चलिए, क्या ड्रॉप करते हैं बेटा? नॉर्मल हम ड्रॉप करते हैं। डायग्राम बिल्कुल सही होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक है ना? दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। अच्छा जी, ये वाली रे कौन सी वाली रे होगी बेटा? इस वाले रे को हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। सही है ना? वेरी गुड, शाबाश। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रे को बेटा लिखूंगा IR से, इंसिडेंट रे। दिस इज द नॉर्मल, इसको हम N से डिनोट करेंगे। दिस इज बेटा आवर रिफ्लेक्टेड रे, उसको मैं डिनोट करूंगा RR से। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा गौर से सुनिए, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है, दैट इज वी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना बेटा? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? सपोज करिए ये इंसिडेंट रे जो है इस वाले प्लेन सरफेस के साथ, प्लेन सरफेस यानी मिरर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। क्या बना रहा है? एंगल अल्फा। क्या बना रहा है? एंगल अल्फा। और यहां पे इस वाले एंगल को मैं नाम दे रहा हूं बीटा। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? बीटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए जी, अब मुझे ये बात बताइए बेटा, ये जो अल्फा है ना, अल्फा, अल्फा किसके बराबर होगा? क्या ये एंगल हमारा 90 है? क्या ये वाला एंगल हमारा 90 है? इतना सा एंगल कितना है हमारा? आई है। तो अल्फा किसके बराबर बेटा होगा? क्या अल्फा हमारा यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में, क्या ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस आई? ये पहले याद रखो। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? यहां पे मैं लिखूंगा अल्फा क्या है बेटा? अल्फा इज द एंगल किसके बीच में बेटा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, between the incident ray and surface, between the incident ray and surface। ठीक? What is this बीटा बेटा? ये बीटा भी जो है बेटा, दिस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच का एंगल, उसको हमने क्या माना है बेटा? बीटा माना है। कोई दिक्कत यहां तक? अब ना आप लोग मुझे एक बात बताएं, ये बीटा भी किसके बराबर हो? क्या ये बीटा भी यहाँ पे 90 माइनस आई के 90 माइनस आर के बराबर होगा? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी 90 माइनस आई के बराबर होगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए लास्ट बोलिए। शाबाश, ये समझ में आया आप लोगों को? क्या क्लियर कट आप लोगों को ये डायग्राम बेटा नजर आ रही है? चलिए जी, अब लास्ट के बारे में बताइए। चलिए बोलिए, क्या ला पढ़ा है आप लोगों ने? सबसे पहला ला आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शाबाश, वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लास 10th से पढ़ते आए हैं आप लोग। दूसरा लॉ क्या है बेटा? दूसरा लॉ क्या है? शाबाश बताइए। दूसरा लॉ है बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। कहां पे बेटा? नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane, same plane में बेटा लाई करते हैं। ठीक है? इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में। सही बात है ना?
अच्छा, वेक्टर का तड़का लगाएंगे तो कैसा फील होगा? मैं बता रहा हूं, ये जो लॉ है ना, इस लॉ में ना हम वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट लाना चाहते हैं। तो कैसे आप लोग इसको प्रेजेंट करोगे? हाउ विल यू प्रेजेंट दिस लॉ इन व्हाट बेटा? इन द वेक्टर फॉर्म। अब गौर से सुनिए, क्या आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट मालूम? क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है ना? अगर नहीं मालूम, लेट मी रिवाइज इट वेरी क्विकली बेटा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी है बेटा, ये बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा और एन कैप। सही है ना? एन कैप क्या देता है बेटा? हमें डायरेक्शन देता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हम, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, हम बेटा डायरेक्शन कैसे लेते हैं? अपने राइट हैंड को किसकी डायरेक्शन में खोलना है? पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन, और दूसरे वाले वेक्टर को क्या मारना है? थप्पड़ मारना है। सो वेयर आवर थंब विल बी बेटा पॉइंटिंग, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सही बात है ना? ए की डायरेक्शन में हम अपना हाथ खोलेंगे, बी को थप्पड़ मारेंगे, तो थंब कहां जाएगा बेटा? आउटवर्ड्स। अब अगर हमें बी क्रॉस ए देखना होगा तो बी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, ए को थप्पड़ मारेंगे तो क्या जाएगा? इसी वजह से ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है बेटे? ए क्रॉस बी जो होता है बेटा बराबर, वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। क्या आप लोगों को ये बात बेटा समझ में आ रही है? इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इस वाले लॉ को बेटा हम लिखने की कोशिश करेंगे। जरा गौर से सुनिए बेटा, गौर से सुनिए। ओ बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सपोज करिए हम इंसिडेंट रे का क्रॉस प्रोडक्ट चाहे आप नॉर्मल के साथ लो, चाहे आप रिफ्लेक्टेड रे के साथ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये आता है तो ये बात आप लोगों को ना क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं, रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर लेना हूं, डायरेक्शन डिस्कस कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंट रे। यहां तक बात समझ में आई? रिफ्लेक्टेड रे इज दिस रे एंड इंसिडेंट रे इज दिस रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का क्रॉस प्रोडक्ट में किसके साथ ले रहा है? इंसिडेंट रे के साथ। जरा बेटा डायरेक्शन क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में अपना हाथ खोलेंगे, इंसिडेंट रे को थप्पड़ मारेंगे तो कहां जाएगा? बाहर जाएगा। अब दूसरी बात समझे, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लूं, अगर मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लूं इन्हीं में से किसी वेक्टर के साथ, से फॉर एग्जांपल नॉर्मल के साथ ले रहा, नॉर्मल के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। किसके बराबर होगा? अब जरा गौर से सुनो, ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का रिजल्टेंट कहां आ गया बेटा? आउटसाइड द बोर्ड। कहां आ गया? आउटसाइड द बोर्ड। नॉर्मल कहां पे है? बोर्ड में है ना? तो नॉर्मल अगर यहां पे है ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे है, तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हुआ बेटा? 90। और cos 90 कितना होता है? 0। बात समझ में आई? कुछ बुझा दिमाग में? कुछ आप लोगों के आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा? सर हम ना ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे सर, हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं, हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं सर, रिफ्लेक्टेड रे का क्रॉस प्रोडक्ट ना हम नॉर्मल के साथ लेंगे, तो ले रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, मतलब इस वाली डायग्राम में आप लोग कोई से भी दो वेक्टर ले रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो? नॉर्मल के साथ। वेयर विल बी द रिजल्टेंट? दैट विल बी आउटसाइड द बोर्ड। अब अगर आप इन तीन वेक्टर्स में से किसी भी वेक्टर के साथ उस क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 0। इंसिडेंट रे के साथ ले रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? मैंने क्या बता दिया? ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में कौन से लॉ को बता दिया, इस वाले लॉ को मैंने वेक्टर फॉर्म में बता दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? यहां तक आप, हाँ आप लोग ना इसको और भी लिख सकते हो, कोई मसला ही नहीं है बेटा। अच्छा जी, यहां तक तो बात समझ में आई आप लोगों के? अच्छे से समझ में आई ना बेटा? अच्छा मुझे एक और बात बताइए, एक और बात जरा बताएंगे आप लोग मुझे। ये यहां पे मिरर ना होता, यहां पे मिरर ना होता तो क्या होता? ये रे कहां जाती? ये इंसिडेंट रे कहां जाती? सीधे जाती ना। लेट मी कॉपी दिस डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना बेटा? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बातें? ऑप्टिक्स में ना बहुत ज्यादा मजा आता है बेटा, पढ़ाने में भी और जो सुनते हैं उनको भी बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान। ठीक है ना? ये तो मैंने यहां तक बता दिया, बीटा, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ये सारी कहानी। ठीक है ना? मुझे एक बात बताइए बेटा, शाबाश, वेरी गुड, आप लोगों को ना बहुत अच्छे बच्चे। चलिए ये मुझे बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मिरर यहां पे ना होता, ये मिरर यहां पे ना होता तो क्या होता बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे जो है बेटा, ये इंसिडेंट रे सीधे ऐसे जाती, ऐसे ही जाते ना।
मैं एक्चुअल में डिस्कस करना चाहता हूं डीविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डिस्कस करना चाहता हूं डीविएशन। क्या डिस्कस करना चाहता हूं बेटे? डीविएशन में डिस्कस करना चाहता हूं, और डीविएशन आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय डेल्टा। व्हाट डू यू मीन बाय डीविएशन? डीविएशन से हम ये मतलब समझते हैं कि इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ था वो उस पाथ पे ना जाके कितना डीविएट हुआ, वही है ना। तो कितना डीविएट हुआ, जरा मुझे आप लोग ये बताएंगे, क्या ये इतना डीविएट नहीं हुआ है? इतना ही डीविएट हुआ है ना। दिस वाज, इफ द मिरर वुड नॉट हैव बीन देयर, रे वुड हैव गॉन अलोंग दिस पाथ, सही है ना। तो रे एक्चुअल में जा कैसे रही है? ऐसे जा रही है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल पाथ से कितना डीविएट हुआ? इतना डीविएट हुआ ना। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? इतना डीविएट हुआ, एनी डाउट? अच्छा, एक और बात समझते हैं, एक और बात जो बताना मैं भूल गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा बराबर होते हैं, मानते हो ना। तो अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं ये वाला एंगल हमेशा 2i के बराबर होगा, तो कोई दिक्कत? क्या बात है मैंने बोली? मैंने ये बोला एंगल बिटवीन, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ कितना होगा बेटा? इज इक्वल टू 2i, या आप लोग 2r भी लिख सकते हो। क्यों बेटा? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा जियोमेट्री से मुझे बताएं ये डेल्टा किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? 180। 180 में से अगर हम ये 2i घटाएंगे, ये 180 है, 180 में से हम ये 2i घटाएंगे, क्या हमें इतना सा मिलेगा? तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो डेल्टा जो आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस व्हाट बेटा? पाई माइनस 2i। पाई व्हाट डू यू मीन बाय? 180 डिग्री माइनस 2i। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जरा बोलोगे समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगर आप लोगों को ये चीज आती है, अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा डेविएशन पे, आप लोग उनको उड़ा दोगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? व्हाट इज अल्फा? चलिए जल्दी से बोलिए, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस। व्हाट इज बीटा? दैट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। अल्फा किसके बराबर होगा बेटा? बीटा के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहां पे होते? सेम प्लेन में होते। इंसिडेंट रे का किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि एक ही प्लेन में होता है, दैट वेरी रिजल्टेंट विल बी आउटसाइड द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड, डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन, आप कैसे ले रहे हो। बट अगर आप उन्हीं दो वेक्टर्स का उन्हीं तीन वेक्टर्स में किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। और आप लोग कहां पे पहुंचोगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस। इसका बेटा वेक्टर फॉर्म क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दूसरा लॉ उसका वेक्टर फॉर्म क्या है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा जी, थोड़ा सा ग्राफ का तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ का भी तड़का लगाएंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डेल्टा, गौर से सुनना, ये आप लोगों को आता है बेटा, आता होगा इनफैक्ट, अगर मैं डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ मानो, दिस इज डेल्टा, दिस इज आई, ग्राफ कैसा आएगा? ये बताइए जरा, ग्राफ कैसा आएगा? सर आपने हमसे ये बात बहुत बार डिस्कस की है, जब भी बेटा हमें ग्राफ, बेटा बोर्ड की तरफ देखो, यहां पे बोर्ड की तरफ देखो बेटा, जब भी हमें ग्राफ डिस्कस करना होता है हम क्या करते हैं बेटा? हम ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से के साथ कंपेयर करेंगे। तो किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा? अगर आप लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे किसके साथ बेटा? कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि बेटा डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। पहली बात तो नजर से हमें पता चल रहा है। y एक्सिस के अलग मैंने क्या लिया है? डेल्टा। व्हाट इज c बेटा? c कितना है बेटा? c हमारा होगा पाई। c हमारा क्या होगा? पाई। चलिए यहां पे मैं बता ही देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या था हमारे पास? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? माइनस 2i प्लस पाई लिख सकता बेटे? हाँ ना तो बोल। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? इसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c। शाबाश। ये मुझे बताएं m का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? -2। बोलो स्लोप नेगेटिव है कि स्लोप पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो लाइन ऐसे आएगी कि लाइन ऐसे आएगी? ऐसे आएगी ना लाइन। शाबाश। इंटरसेप्ट क्या है बेटा हमारा? इंटरसेप्ट हमारा है पॉजिटिव। इंटरसेप्ट हमारा क्या है? तो बताइए लाइन कैसे आएगी? लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगी कि नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगी ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करने का मतलब ये है, अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, बोल सही है कि गलत है? जल्दी बोलिए, सही है कि गलत है? सही है ना। ये हमारा कितना होगा यहां से यहां तक? ये हमारा होगा बेटा पाई। कितना होगा बेटा? पाई, बिकॉज आवर इंटरसेप्ट इज पाई।
-2 स्लोप देता है, स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब इस तरीके से, ये सपोज करिए, वेरी गुड, सारे बच्चे ना बेटा रफ निकालेंगे, आप लोग ये सवाल, मेरे डायग्राम बनाने से पहले ही सवाल का जवाब आना चाहिए, ये बात याद रखिए, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आया, वरना तो भूल ही जाओ ऑप्टिक्स को, सिंपल बात समझ में नहीं आएगी तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। शाबाश। अब ना बेटा मैं यहाँ पे एंगल ये जो है ना थोड़ा सा मैं ना बराबर बना ही देता हूँ। सपोज करिए बेटा ये एंगल जो हमारा है, ये एंगल हमारा है बेटा 30 डिग्री। क्या है बेटा? 30 डिग्री। क्या है एंगल? 30 डिग्री, सिंपल 30 डिग्री है। मैं बता रहा हूं ना, आप लोग मुझे फाइंड डिविएशन फाइंड आउट करके दीजिए। शाबाश, व्हाट विल बी द आंसर? शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से। कितना होगा? कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कैसे 60 डिग्री होगा? शाबाश शाबाश। डिविएशन कितना होगा? नहीं 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 बेटा, कैसे किया आप लोगों ने? जरा देखते हैं कैसे क्या आ जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया, अब मैं सोल्यूशन पार्ट कर रहा हूँ। इस वाले पे तो मैं सोल्यूशन इसी क्वेश्चन पे ही करूंगा, फ्रॉम ऑन नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैं क्वेश्चन अलग रखूंगा, सोल्यूशन अलग रखूंगा, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को फिर समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या था और हमें निकालना क्या था। शाबाश, वेरी गुड। ये बेटा हमारा अल्फा एक्चुअल में 30 डिग्री है, सीधे बात है ना। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? दिस विल बी आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? पूरा एंगल कितना होगा? 90 होगा ना, 90 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बेटा? 90 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 60 डिग्री। सही बात है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? निकालना क्या है हमें? डिविएशन। डिविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है जरा बोलेंगे आप लोग? 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 डिग्री माइनस 2i कितना है हमारा बेटा? 60 डिग्री। क्या ये हमारा आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री। शाबाश, वेरी गुड। मतलब आप लोग समझ गए कि डिविएशन। अब थोड़े से ना चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की ओर लेके जाएंगे, देखते हैं कि आप लोग कितना समझोगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज नोन एज बेटा नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? अगर मैं बोलूं कि कोई रे ना नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, यहां पे हम डिविएशन निकालेंगे, फिर हम ग्रेजिंग इंसिडेंट्स बेटा डिस्कस करेंगे। सपोज करिए ये हमारे पास मिरर है। इज इट क्लियर टू यू? क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा बात? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जी, ये हमारे पास कोई मिरर है। क्या बेटा? हमारे पास कोई ये मिरर है, ठीक है ना। तो मैं अब ये बता रहा हूं कि ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा कैसे होता है बेटा? 90 डिग्री सरफेस के साथ बना था, सही है ना बेटा। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं कह रहा हूं, नहीं, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, अब रे जो है ना वो किसी एंगल पे नहीं, किसी एंगल, मैं ये बता रहा हूं, मतलब रे ना सीधे ऐसे आ रहा। गौर से सुना, आई बी यूजिंग डिफरेंट कलर्स ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दिस इज द इंसिडेंट रे। ये मैं बोल रहा हूं, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ये हमारा इंसिडेंट जो पिंक से मैंने बनाया, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। और जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया बेटा, दिस इज आवर नॉर्मल, दिस इज आवर नॉर्मल। चलिए मुझे ये बताइए, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? शाबाश, वेरी गुड। कोई जवाब दे रहा है? शाबाश, बोलिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बेटा 0 है। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा। कोई दिक्कत? चलिए डिविएशन जरा बताइए, डिविएशन क्या होगा? अरे वाह, वेरी गुड। ये मुझे बताइए, डिविएशन डेल्टा किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका यह मतलब हुआ इंसिडेंट रे जैसे आया, मिरर पे पड़ने के बाद वो उसी रास्ते से वापस जाएगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा बेटा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे सीधे ऐसे जाएगा, इसी रास्ते से वापस जाएगा। ये मैंने अलग अलग बता दिया। डॉटेड लाइन इज बीइंग, डॉटेड लाइन जो है बेटा ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पिंक लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिडेंट रे को। ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये जो ना कौन सा कलर है, ये रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब आसान बनाने का तरीका ये है कि हम इस तरीके से बनाएंगे, याद रखो। इसका मतलब क्या हुआ? जरा बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिविएशन कितना हुआ है? 180 डिग्री का। कितना डिविएशन हुआ है? 180 डिग्री का। इज इट क्लियर टू यू?
क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? कोई आप लोगों से पूछे, बताइए जब रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, ये बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? लोग समझने बैठ जाते हैं, नॉर्मल बोला होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, यही बोलते हैं ना। तो एक्चुअल में बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं बेटा ग्रीजिंग इंसिडेंस। क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रीजिंग इंसिडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीजिंग इंसिडेंस? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीजिंग इंसिडेंस? ग्रीजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? जरा थोड़ा इस चीज को ना फील करें आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीजिंग इंसिडेंस? जरा बेटा यहाँ पे सुनिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेटा मिरर है। क्या है हमारे पास? है मिरर। अच्छा मुझे ये बताएं जरा, क्या आप लोगों को डायग्राम्स क्लियर नजर आ रही है ना? इज इट क्लियर टू यू? चलिए, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब बेटा ये होता है, सपोज करिए ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा ना 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ 90 डिग्री बनाएगा? सरफेस के साथ, प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस का ये मतलब है, रे आई ना, रे बिल्कुल बेटा एज इफ कि रे ना ऐसे आ गई, बिल्कुल ऐसे, और रे अगर ऐसे आ गई बेटा तो ऐसे ही जाएगी, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। मुझे एक बात बोलो, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा एंड दिस विल बी आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली बेटा 90 डिग्री लेते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 90 डिग्री। पढ़ा है आप लोगों ने ये सब? पढ़ा है? हाँ ना, तो बोल पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो इसका मतलब डेविएशन किसके बराबर बेटे होगा? डेविएशन हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना? 0। डेविएशन हुआ ही नहीं। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? ग्रेजिंग इंसिडेंस। इस तरह के इंसिडेंस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, तो जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा है इस पे सवाल करें, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है ना बेटा? चलिए जी, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? नहीं आ रहा है? अरे बोलो। फिजिक्स समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है, समझ में ना आ जाए ना तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, बोलने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना? तो फिर सजा है। वेरी गुड, वाह शायरी हो गई। ये सुनिए बेटा, ये हमारे पास मिरर है। क्या है हमारे पास? मिरर। अब गौर से सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ना यहां से एक इंसिडेंट रे ला रहा हूं ऐसे, दिस इज द इंसिडेंट रे। गौर से सुनो बेटा मेरी बात, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना बेटा? दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं एक बात बोलना मतलब भूल गया। तो बात यह है, एनी रे दैट इज पैरेलल टू नॉर्मल, अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैं? लिख दूं ये पॉइंट में बोर्ड पे? चलिए जी, एनी रे, any incident ray parallel to normal, any incident ray parallel to normal, parallel to normal, parallel to normal after reflection, parallel to normal after reflection retraces its path, retraces its path, retraces its path, right बेटा? अपनी पाथ उसी पाथ से वापस जाएगा। Is it clear? Any incident ray parallel to normal after reflection retraces its path। ठीक, चलिए जी। सर यहाँ पे पूछना क्या चाह रहे हो? ये गिवन है बेटा क्वेश्चन में, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। ये गिवन है क्वेश्चन में, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना बेटा, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। कहां से है बेटा? अलोंग वाई एक्सिस। आप लोगों को ना मैं ये बोल रहा हूं कि इंक्लिनेशन ऑफ दिस मिरर बोलो, थीटा फाइंड आउट करना। शाबाश, ये बात है। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, मिरर की इंक्लिनेशन आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा। शाबाश, गिव इट अ ट्राई, जरा ट्राई कीजिए बेटा। फिर मैं तो दिखाऊंगा ये आप लोगों को ये सवाल, लेकिन आप लोग बेटा ना ट्राई करें, थोड़ा सा आप लोगों को ना समझ में आ जाए। चले चलिए जरा जल्दी से ट्राई कीजिए। शाबाश, इस पे मैं सोल्यूशन इस साइड में करूंगा। शाबाश, किसी का आंसर आ गया बेटा? किसी का आंसर आया? थोड़ी सी जियोमेट्री का कमाल है और कुछ भी नहीं है, बस जियोमेट्री का कमाल है।
मुझे एक बात बताइए बेटा, एक बात जरा बताएंगे, आंसर आया किसी का? नहीं आया? चलो जी, अच्छा जरा देखिए बेटा। बेटा मुझे ये बताइए, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या इस एंगल को, ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। मैंने आप लोगों को क्या बोला, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है 2i। यही है ना, जितना मैंने पढ़ा है बस उसी चीज को मैं अप्लाई करूंगा। मुझे ये बताइए 2i हमारा कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, तो i हमारा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा जी, ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, ये आप लोगों को याद है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा होता है, याद है ना? अल्फा किसके बराबर होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बोला है 90 डिग्री माइनस आई। बोला है कि नहीं बोला? अब अल्फा बोलिए, अल्फा किसके बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया 45। सर आपने अल्फा नहीं पूछा था, आपने थीटा पूछा था। सर ये मुझे बोलिए, थीटा अल्फा के बराबर नहीं होगा? होगा नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? बात तो करे, हाँ ना तो बोल, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच, तो क्या आप लोगों को लग रहा है ये दो पैरेलल लाइंस है, दिस इज द ट्रांसवर्स, ये थीटा अल्फा के बराबर नहीं होगा? सिंपल जियोमेट्री बेटा, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा अल्फा के बराबर, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। बोल समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? क्या आप लोगों को समझ में आया? अच्छा जी, तो आई एक्सपेक्ट क्या आप लोग दूसरे सवाल का जवाब बेटा दे दोगे, ठीक है ना? चलिए दूसरा सवाल कर लीजिए। दूसरा सवाल वंस अगेन मैं इसी तरीके से बेटा मिरर लेने वाला हूं। दिस इज अ मिरर, ये हमारे पास मिरर है, समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? ये हमारे पास बेटा मिरर है, क्या हमारे पास है बेटा ये मिरर है। वेरी गुड। अब ना मैं एक काम करने वाला, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्टर रे को ही बनाता हूं। दिस इज अगेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज अगेन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब कोई रे मैं ऐसे ले रहा हूं बेटा, ऐसे में कोई रे ले रहा हूं, ठीक? कोई दिक्कत? दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल में मार रहा हूं बेटा 60 डिग्री। कितना मार रहा हूं 60 डिग्री। ये बेटा क्या है बेटा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। कहां है बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? कई बार समझ में आ रहे? आप लोगों से फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये थीटा निकाल के दीजिए। शाबाश, वंस अगेन गिव इट अ ट्राई। शाबाश, बोलिए जरा क्या आंसर आएगा। वरना मुझे फिर से दिखाना पड़ेगा। गिव इट अ ट्राई, कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री बोल रहे हैं आप लोग, 60 डिग्री आएगा। चलिए देख लेते हैं किस किस का 60 डिग्री आया। रेज योर हैंड्स। आपका और किसी का आया? ठीक है ना, टेंशन मत लो, मैं नाम नहीं लूंगा, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है ना? बताए जरा। अच्छा जी, ये मुझे बताइए, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, जरा रफ्तार बढ़ाए। ये एंगल कितना होगा हमारा 2i। चलिए 2i हमारा कितना बेटे, 2i हमारा है 60 डिग्री। आई बोला आई कितना होगा, आई होगा हमारा 30 डिग्री, राइट? हमें निकालना क्या है, हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा निकालना। अब बोल कैसे निकालोगे थीटा, अब बोलो कैसे निकालोगे थीटा। शाबाश। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री है, यहाँ पे ना मैं एक लाइन पैरेलल खींचता हूँ, थोड़ी सी जियोमेट्री का खेल है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ना मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोगों को क्या लग रहा है ये पूरा एंगल कितना होगा? अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये समझ रहे हो? ये कौन सा एंगल है, बीटा है ना? बीटा किसके बराबर होता है 90 माइनस किसके बराबर 90 माइनस आई। तो जरा निकालिए बीटा किसके बराबर होगा, बीटा बराबर होगा 90 डिग्री माइनस आई। तो 90 डिग्री माइनस आई कितना होगा बेटा हमारा, आई कितना है हमारा 30 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा, ये एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। कौन 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री, आ गया हमारा एंगल 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बोलो, ये वाला एंगल कितना है कंप्लीट, ये वाला एंगल कितना है हमारा कंप्लीट 90 डिग्री है ना, कंप्लीट 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री इसमें से 60 गए, ये वाला एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। क्या ये इसके बराबर है, इसके बराबर है ना? तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा था, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा था, जरा बोलो क्या आ रहा था आप लोगों का आंसर, जरा जल्दी बोले। 60 डिग्री आ रहा है कि 30 डिग्री आ रहा है, बोलो 30 डिग्री आ रहा है कि 60 डिग्री आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है ना? हमारा आंसर बिल्कुल 30 डिग्री ही आएगा। सिंपल जियोमेट्री तो है। नहीं आ रहा समझ में? फिर से बोल दूं क्या, फिर से बोल दूं? इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा था इसके साथ 60 डिग्री। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है 2i। 2i कितना हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। वेरी गुड। अब उसके बाद मैंने क्या खींची, एक लाइन। अब मुझे बोलो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये तो आप लोगों को मालूम ना, ये कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है बीटा। बीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा 90 माइनस आई। तो आई कितना आया था हमारा
30, सही है ना। तो बीटा कितना आएगा बेटा 60 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो कंप्लीट 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, आप समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल 30 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक कितना है 90, 90 में से 60 गया तो कितना बचा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, कितना आएगा 30 डिग्री। एक और सवाल दूं, एक और सवाल, चलिए जी, चलिए बेटा देखते हैं कि अब आप लोग क्या करोगे। लेट मी कॉपी दिस, मैं इसी को कॉपी कर रहा बेटा, लेकिन आपके पास ना सवाल का जवाब सही आना चाहिए, वरना क्वेश्चन भूल ही जाओगे। मुझे एक बात बोलो, ये ना मैं डिलीट मार रहा है यहाँ पे। अब ना मैं एंगल के साथ थोड़ा सा खेल खेल रहा हूँ। मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ बेटा ये वाला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल ना दिख रहा है क्या 120, ये 90 होगा, ये 90 ऐसा होगा। अच्छा आप लोग ऐसा मान लें ये इंसिडेंट रे, सही है ना, समझ में आ रही है बात। इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला एंगल गिवन है बेटा 120 डिग्री। आप लोगों को ये थीटा निकाले, एंड दिस इज होमवर्क, ये आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखोगे तो वहां पे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो जवाब मैं वहीं पे देखूंगा, क्लास में नहीं देखूंगा, यूट्यूब पे देखूंगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमें इंक्लिनेशन, हम क्या निकाल रहे थे, इंक्लिनेशन ऑफ दिस मिरर निकाल रहे थे ना बेटा। अगर थोड़ा सा उल्टा सवाल पूछूं तो, उल्टा सवाल पूछने का मतलब क्या है सर, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा आप लोगों के दिमाग के साथ खेलना चाह रहे हैं। सपोज करिए बेटा ये हमारे पास मिरर है, क्या है बेटा हमारे पास मिरर। गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, पेन एंड पेपर ड्रॉप। यहाँ पे ना मैं एक पैरेलल लाइन पहले खींच रहा, ऐसे मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, वेरी गुड। अभी तक पॉलिशिंग कहाँ पे हुई थी, पॉलिशिंग डाउनवर्ड्स में हो रही थी। अब मैं ना पॉलिश ऐसे कर रहा, तो चेंज क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ भी कंसेप्ट चेंज होते हैं क्या, कंसेप्ट चेंज नहीं होते। अब मैं बोल क्या रहा हूं आप लोगों से, मैं बोल रहा हूं कि बेटा ये वाला इंसिडेंट रे जो है ना, ऐसे इंसिडेंट रे जो आ रहा है, ये इंसिडेंट रे जो है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। और सपोज कीजिए बेटा ये वाला एंगल जो है हमारे ये 10 डिग्री, आप 10 डिग्री मानिए, 20 डिग्री मानिए, आप लोगों को कोई मसला नहीं है, 30 मानिए, जो ऐसा आप लोगों की मर्जी है। और यहाँ पे बेटा वंस अगेन रिफ्लेक्टेड रे जो है, वंस अगेन रिफ्लेक्टेड रे जो है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, अगेन दिस इज पैरेलल टू व्हाट बेटा, अगेन दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगेन दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये थीटा बता के दीजिए। तो पॉलिशिंग चेंज करने की वजह से कुछ और चीज चेंज हो जाएगी क्या, कंसेप्ट तो वही रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, जरा करिए आप लोग क्या समझते हैं इस बात से। चलिए जल्दी से आंसर जल्दी आना चाहिए, थोड़ी सी जियोमेट्री, थोड़ी सी जियोमेट्री। अगर आप लोगों को जियोमेट्री आती है बेटा तो आप लोग इस चीज को कर पाओगे, जरा जल्दी से, शाबाश जल्दी से। क्या आप लोगों का आंसर आया, हमारा आंसर 50 डिग्री आना चाहिए। किसी का आंसर 50 डिग्री आया, शाबाश, किसी का 50 डिग्री आंसर आया। आप ट्राई नहीं कर रहे, चलो चलिए जी स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी जियोमेट्री, वरना आप लोग ना बहुत ज्यादा टाइम लोगे। वीडियो रिकॉर्ड तो फिर सुबह तक होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये जरा बताइए कंप्लीट एंगल कितना होगा, नजर के क्या लग रहा है आप लोग कितना होगा, जरा देखो देखो कितना होगा। यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री में से और 10 ऐड हुए हैं तो कितना होता है 100। ये कंप्लीट एंगल हम कितना मार रहे हैं 2i, 2i हमारा कितना होगा, होगा 2i होगा ना 100। मैंने अभी आप लोगों को बोला ना पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है 2i। तो 2i हमारा किसके बराबर आ गया बेटा, 2i हमारा आएगा बेटा किसके बराबर, 2i हमारा आएगा बराबर 100 डिग्री के, शाबाश। तो i कितना होगा हमारा, i होगा हमारा 50 डिग्री। i हमारा क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 50 डिग्री। सर इससे क्या पता चला, हमारा i आ गया बेटा 50 डिग्री, ठीक है। अब जरा बोलो, अब आप लोग क्या करोगे, जरा बोलो क्या करोगे, शाबाश, कैसे करोगे अब आगे करिए, जरा बोलो और क्या निकाल सकते हैं आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना आया है बेटा 50 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग ये वाला एंगल निकालने में कामयाब हो गए, ये वाला एंगल निकालने में कामयाब हो गए तो हमारा काम हो जाएगा ना। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा,
क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये एंगल कैसे निकलेगा? ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है बेटा? 50 है। कितना है? 50 है। ये अगर इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, टोटल कितना आ रहा है बेटा? 2 है हमारा, कितना आ रहा है? 100। तो क्या मैं ये नहीं मान सकता यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से? नॉर्मल हम कैसे ड्रा करते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, अरे होगा ना? मुझे एक बात बताएं, अगर ये 90 डिग्री है, ये अब क्या बना बेटा? अब ये हमारा 90 डिग्री बना 90 डिग्री, ये कंप्लीट 90 डिग्री बना। ये हमारा क्या है बेटा? एंगल आप, ये हमारा एंगल कितना है? ये वाला एंगल क्या ये 50 डिग्री है? अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आया है 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे हमारा कितना आएगा? 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री है, ये वाला कंप्लीट 90 डिग्री है, फिर से जरा देख लो, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 में से इतना गया 50 गया ना। अब मुझे एक बात बोले, ये वाला एंगल कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या? फिर से समझा दूं क्या? फिर से समझाऊं मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से समझा दूं क्या? ये होगा 40। अब इस वाले ट्रायंगल को जरा देखिए, इज इट क्लियर टू यू? कितने एंगल इसका सम? ट्रायंगल के 3 एंगल इसका सम कितना होता है? 180। तो जरा बोलो क्या लिखोगे? क्या मैं लिख दूं 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 180 डिग्री। तो थीटा हमारा आएगा बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 50 डिग्री। क्या बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा दूं क्या? समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में? फिर से समझाऊं क्या? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? आना तो बोल, तभी मैं आगे चल सकता हूं, ठीक है ना? चलो जी, ये हमारा आंसर आ गया बेटा 50 डिग्री। कितना आया बेटा हमारा आंसर? 50 डिग्री। चलिए जी, एक और कंसेप्ट की ओर चलते हैं, दैट विल बी द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है ना? उसके बाद हम आगे की कहानी फिर इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे बेटा। सवाल कुछ इस तरीके से है, कंसेप्ट इस तरीके से है, समझना इस बात को। मिरर को मैं कर रहा हूं फिक्स, मिरर को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? फिक्स। मिरर इज फिक्स्ड, सही है बेटा? इंसिडेंट रे को मैं इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड, इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप लोग? चलिए क्लॉकवाइज देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टेड रे? आप लोग ये बताएं कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होगा? क्या आप लोगों को समझ में आया मैं क्या कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि मिरर को हम क्या कर रहे हैं बेटा? फिक्स कर रहे हैं। मिरर को हम क्या कर रहे हैं बेटा? फिक्स कर रहे हैं। मिरर को अगर हम फिक्स कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लोगों को बोलना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमेगा और कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा। चलिए जी, पिक्टोरियली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिरर, ये हमारे पास मिरर है बेटा, इसको हम क्या करने वाले हैं बेटा? इसको हम फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? फिक्स कर रहे हैं। दिस मिरर इज बीइंग फिक्स, ठीक है? अब क्या है बेटा? सपोज करिए बेटा ये हमारे पास नॉर्मल है, इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है ना? दिस इज द नॉर्मल, ठीक? अगर मैं इंसिडेंट रे को मानूं कि दिस इज द इंसिडेंट रे, हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये कैसे, कौन सा इंसिडेंस है बेटा? दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा इंसिडेंस है? नॉर्मल इंसिडेंस, सही है ना? रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे बेटा, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, रिफ्लेक्टेड रे बेटा ऐसे ही वापस जाएगा ऐसे ही वापस। दिस इज आवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अलग अलग मैं इस वजह से बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सपोज करिए बेटा ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। क्या है बेटा हमारा ये इनिशियल कंडीशन? अब मैं क्या कर रहा हूं, सवाल में मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे को मैंने रोटेट किया बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी गुड, इंसिडेंट रे को हमने रोटेट किया। कितना बेटा रोटेट किया? बाय एंगल थीटा इन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए जी, ये हमारा इंसिडेंट रे था, दिस वाज आवर
दिस वाज आवर इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है। सपोज करिए बेटा इसको हमने रोटेट किया, कितना रोटेट किया, हमने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना बेटा, बाय एन एंगल थीटा। दिस इज आवर व्हाट बेटा, दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर नॉर्मल। दिस इज आवर, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड कराने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को भी रोटेट होना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। वेरी गुड, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा इसी तरीके, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारा रिफ्लेक्टेड, और ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना एंगल बनाएगा, थीटा। क्यों? क्योंकि इसको सेटिस्फाई कराना है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फेल नहीं होना चाहिए ना। तो यहां से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, जरा मुझे बोलो, क्या सीखा आप लोगों ने? चलिए, क्या सीखा, ऐसे आप लोगों को अच्छे से समझना था। क्या सीखा आप लोगों ने, जरा बताएं। अगर हम मिरर को फिक्स करेंगे, गौर से सुनना, अगर हम मिरर को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से घूमेगा। अगर हमने इंसिडेंट रे को बेटा कैसे घुमाया होता, क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। यही हमें इस वाले कंसेप्ट से सीखने को मिला। इज दैट क्लियर? क्या सीखा आप लोगों ने? इफ द इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड, इफ द इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड बाय थीटा, if the incident ray is being rotated by theta, reflected ray gets rotated, reflected ray gets rotated by same angle, same angle से rotate करेगा in opposite sense। लेकिन कौन से वाले केस में, ये बात याद रखना, मिरर को क्या किया है, ये बात याद रखना। ये कब वैलिड है बेटा, मिरर को हमने क्या किया है, मिरर को हमने फिक्स किया है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, सर इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ना, इसका रिवर्स अगर हम सोचते हैं, हम मिरर को ही रोटेट कराएंगे, सही है ना। ऐसे हम कंडीशन लेंगे पहले, फिर मिरर को रोटेट कराएंगे, फिर देखेंगे कि व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होगा। वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। ये बात समझ में आ रही है ना? तो पहले मुझे, अगर मैं इस कंसेप्ट पे आप लोगों से सिंपल सा सवाल पूछूं, क्या आप लोग जवाब देंगे? अच्छा, सवाल इस तरीके से है, इफ द इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड, मिरर इज बीइंग, क्या है बेटा, मैं लिखूंगा सवाल इस तरीके, इफ द इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड, इफ द इंसिडेंट रे is being rotated by 15 degree in in clockwise direction। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, in clockwise direction, what about reflected ray? ऐसे क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है बेटा। I shall be using the PPTs, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे फील ज्यादा आता है क्वेश्चन लिखने से। क्वेश्चन जब आप लोग लिखोगे फिर पढ़ोगे तो कुछ चीजें ना आप लोगों के जहन में पहले से ही स्टोर हो जाती है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, आप लोगों से मैं जवाब सुनना चाहूंगा। दिस इज अ मिरर, अब मैं पेंट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा बेटा। ये सपोज करिए बेटा, ये हमारा इंसिडेंट रे है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ पहले ही ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है बेटा 30 डिग्री। कितना है बेटा, 30 डिग्री। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। तो मुझे एक बात बताएं, दिस इज द इनिशियल कंडीशन वी आर डिस्कसिंग। ये इनिशियल कंडीशन में बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा, ये भी हमारा कितना एंगल बनाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री एंगल बनाएगा। इज इट क्लियर? 30 डिग्री बनाएगा। ये क्या होगा बेटा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन, है ना। क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम ना क्या कर रहे हैं बेटा, हम इंसिडेंट रे को घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं, इंसिडेंट रे को घुमा रहे हैं। इंसिडेंट रे को घुमाओ। चलिए, इंसिडेंट रे को कितना घुमाना है बेटे, कौन सा कलर यूज करें, चलिए ये वाला कलर यूज करते हैं। इंसिडेंट रे को कितना घुमाना है बेटे,
इंसिडेंट रे को हमें घुमाना है 15 डिग्री। तो सपोज करिए हमने इंसिडेंट रे को घुमाया, कितना घुमाया बेटा? 15 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। शाबाश, हमने इंसिडेंट रे को घुमाया ऐसे 15 डिग्री। कितना घुमाया बेटा? अच्छा, इनिशियल कंडीशन तो ऊपर आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है ना, दिस वाज इंसिडेंट रे। अब ये न्यू इंसिडेंट रे है, इसको मैं लिखूंगा आई आर डैश। तो इसको हमने कितना घुमाया बेटा? 15 डिग्री। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमेगा? बोलो शाबाश शाबाश, रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमेगा? रिफ्लेक्टेड रे भी बेटा ऐसे ही घूमेगा। कितना घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे? अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड, ये मुझे पता है। दिस विल बी आवर न्यू रिफ्लेक्टेड रे, दिस विल बी आवर आर आर डैश। इसको ये कितना घूमेगा? 15 डिग्री। कौन से सेंस में? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा बेटा, ये कितना घूमेगा बेटा? 15 डिग्री। रोटेटस बाय 15 डिग्री, रोटेटस बाय 15 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई दिक्कत? क्या आप लोगों को समझ में आया? अभी तक हमने किसको बेटा सिर्फ क्या किया बेटा? घुमाया। सिर्फ हमने मिरर को फिक्स करके इंसिडेंट रे को घुमाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यही से स्टार्ट करेंगे कि अब हम मिरर को घुमाएंगे और इंसिडेंट रे को फिक्स करेंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बेटा? चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिक्स के साथ ही। आई विल बी अपलोडिंग द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस ऑप्टिक्स, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। क्लास में तो हम वैसे भी डिस्कस कर ही लेंगे फिर से वंस अगेन। एंड अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप लोग फिर ऑनलाइन भी देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है ना? चलिए, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़।